ये तो अभी हम लोग 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम्स, दूसरा टॉपिक है डैम्प्ड ऑसिलेशंस, तीसरा टॉपिक है फोर्स्ड ऑसिलेशंस। सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम का मतलब होता है कि एक से ज्यादा एसएचएम्स को ऐड करने के बाद रिजल्टेंट मोशन पार्टिकल का कैसा होगा। ठीक है, तो ऐड करने के लिए एसएचएम्स को ऐड करने के लिए हम टेक्निक यूज करते हैं और उस टेक्निक को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोगों को पता है कि हम किसी भी एसएचएम को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन की तरह देख सकते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जो रेडियस होती है वो एसएचएम का एम्पलीट्यूड होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जो इनिशियल, ठीक है, एंगुलर पोजीशन होती है वो एसएचएम के लिए इनिशियल फेज कहलाता है। ठीक है, हम किसी भी एसएचएम करने वाले पार्टिकल को हमेशा एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल के प्रोजेक्शन की तरह देख सकते हैं। ठीक है, इतना हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ कि एसएचएम को देखने के लिए एक और तरीका है। एसएचएम को देखने का एक और तरीका है, या तो तुम सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल के प्रोजेक्शन की तरह एसएचएम को देख सकते हो, या फिर दूसरा तरीका है कि यहाँ पे सर्कुलर मोशन को हटाओ और यहाँ पे सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल की जगह हम एक हम एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता हुआ एक एक वेक्टर इमेजिन कर रहे हैं। ठीक, एक वेक्टर इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता हुआ एक वेक्टर इमेजिन करते हैं। ठीक है, ये वो वेक्टर है। ठीक है, और एसएचएम करने वाले पार्टिकल को इस रोटेटिंग वेक्टर के प्रोजेक्शन की तरह भी हम देख सकते हैं। मतलब एसएचएम करने वाले पार्टिकल की जो पोजीशन होगी ना, वो इस रोटेटिंग वेक्टर के प्रोजेक्शन की तरह देख सकते हैं। या वेक्टर है तो प्रोजेक्शन की बजाय हम बोल सकते हैं कि एसएचएम करने वाले पार्टिकल की पोजीशन इस रोटेटिंग वेक्टर के वाई कंपोनेंट के इक्वल होगी। तो तुम देख सकते हो, जब हमारा वेक्टर, ये वेक्टर स्पेशल वेक्टर है, ये ऐसा वेक्टर है, पहले मैं इन सबको हटा लेता हूँ। इनको, ये सर्कुलर मोशन इनको हटाओ, सर्कुलर मोशन को हटा रहे हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि एसएचएम को देखने का एक और तरीका है। क्या तरीका है? हम किसी भी एसएचएम को इस रोटेटिंग वेक्टर के वाई कंपोनेंट की तरह देख सकते हैं। अब इस रोटेटिंग वेक्टर को थोड़ा फोकस करो। ये रोटेटिंग वेक्टर स्पेशल वेक्टर है, ऐसा रोटेटिंग वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है। ये रोटेटिंग वेक्टर रोटेट करते जा रहा है, इसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है। और किस तरह से रोटेट कर रहा है? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, लेकिन इसकी इसकी जो लेंथ है ना, वो हमेशा फिक्स है। ठीक है, तो मान लो स्टार्टिंग में ये रोटेटिंग वेक्टर 0 पर है। अब जैसे जैसे ये रोटेटिंग वेक्टर आगे जाएगा, तुम इमेजिन कर सकते हो इसका जो वाई कंपोनेंट होगा ना, वो कुछ इस तरह से इंक्रीज करता जाएगा। ये जैसे जैसे रोटेटिंग वेक्टर आगे जाएगा, इसका वाई कंपोनेंट इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तुम इमेजिन कर सकते हो कि जैसे जैसे ये रोटेटिंग वेक्टर, ठीक है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा, वैसे वैसे इसकी वाई कंपोनेंट की जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल वैसे ही वैरी करेगी जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले पार्टिकल की पोजीशन वैरी करती है। ठीक है, तो हम हर सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले पार्टिकल के हर सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले पार्टिकल
की पोजीशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन की तरह तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ हम रोटेटिंग वेक्टर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के रोटेटिंग वेक्टर के वाई कंपोनेंट की तरह भी देख सकते हैं। ठीक है, ये समझ रहे हो? ये जो रोटेटिंग वेक्टर है ना, ये कॉन्स्टेंटली सिर्फ रोटेट कर रहा है। तुम इसके वाई कंपोनेंट को थोड़ा अपने दिमाग में इमेजिन करने की कोशिश करो। ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से अगर ये वेक्टर रोटेट कर रहा होगा तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि इसका जो वाई कंपोनेंट है ना, तुम इमेजिन कर सकते हो वाई कंपोनेंट यूं इस तरह से, ठीक है, वाई कंपोनेंट इस तरह से ऑसिलेट कर रहा होगा। इसका जो वाई कंपोनेंट है इस तरह से ऑसिलेट करेगा, बिल्कुल सिंपल हार्मोनिकली। ठीक है, चेक करना है तो मैथमेटिकली हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में लेटेस्ट से हमारा जो ये रोटेटिंग वेक्टर है, स्टार्टिंग में फाई एंगल पर था, और टी टाइम के बाद हमारा ये रोटेटिंग वेक्टर ओमेगा टी प्लस फाई एंगल पर पहुंच गया। ये वेक्टर है, इसकी एरो रेट मैंने नहीं ड्रॉ किया, ये वेक्टर है एक्चुअली। ठीक है, और इसका वाई कंपोनेंट इसका वाई कंपोनेंट कितना होगा जरा बताओ। इस रोटेटिंग वेक्टर की का जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, और ये रोटेटिंग वेक्टर हमेशा ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इस रोटेटिंग वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट होगा वो होगा ए साइन, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं चलो। रोटेटिंग वेक्टर की वाई कंपोनेंट की वैल्यू होगी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो अब हमें किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास दूसरा तरीका भी है। हम किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की पोजीशन को एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेटिंग वेक्टर के वाई कंपोनेंट की तरह देख सकते हैं। ठीक है, इस रोटेटिंग वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा एसएचएम के लिए एम्पलीट्यूड होगा, रोटेटिंग वेक्टर के लिए जो एंगुलर स्पीड होगी एसएचएम के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, और रोटेटिंग वेक्टर जहां से अपना मोशन स्टार्ट करेगा, ये रोटेटिंग वेक्टर जहां से स्टार्टिंग में रोटेटिंग वेक्टर कुछ यहाँ पर था और इसकी एंगुलर पोजीशन 5 थी, तो जहां से रोटेटिंग वेक्टर अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है वो इनिशियल फेज कहलाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। ठीक है, बार बार रोटेटिंग वेक्टर बोल रहा हूँ, इस रोटेटिंग वेक्टर का स्पेशल नाम है, तो ये बिल्कुल वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बस ये सिर्फ रोटेट कर रहा है। ठीक, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज करिए, मैग्नीट्यूड हमेशा फिक्स है। ऐसे रोटेटिंग वेक्टर का नाम है, इसको बोलते हैं फेजर। ये जो रोटेटिंग वेक्टर है ना, इसका स्पेशल नाम है, इसको हम बोलते हैं फेजर। फेजर मतलब वेक्टर ही है, बस इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, सिर्फ डायरेक्शन रोटेट करते जाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो तुम्हें सीखनी है कि रोटेटिंग वेक्टर को फेजर को देख करके हम एसएचएम की इक्वेशन लिख पाए, एसएचएम करने वाले पार्टिकल की पोजीशन लिख पाए, और अगर एसएचएम करने वाला पार्टिकल हमें पता है तो इस एसएचएम करने वाले पार्टिकल को देख करके फेजर ड्रॉ कर पाए। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, A1 साइन ओमेगा 1। ठीक है, पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड कुछ A1 है, फ्रीक्वेंसी कुछ ओमेगा 1 है, और इनिशियल फेज कुछ phi 1 है। ठीक है, ये तीनों पैरामीटर्स ये एसएचएम की के कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स हैं। अगर हम किसी भी एसएचएम के लिए ये तीनों चीजें बता देते हैं तो उस एसएचएम के बारे में हमें सारी चीजें पता है, हर टाइम में वो पार्टिकल कहाँ पर होगा, क्या वेलोसिटी होगी, क्या एक्सीलरेशन होगा, कितनी एनर्जी होगी, सब कुछ बता सकते हैं। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फेज।
दूसरा SHM है, उसके लिए एम्पलीट्यूड A2, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ω2, इनिशियल फेज फाइट। हम बोल रहे हैं इन दोनों SHMs को ऐड करना है। होता ये है कि कोई भी पार्टिकल है अगर हमारे पास, ठीक है, कोई भी पार्टिकल हमारे पास अगर इस तरह से है, तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है। ठीक, वो फोर्स कैसा होता है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। वो स्प्रिंग टाइप का फोर्स हो सकता है, ये ऐसा फोर्स होगा जिसकी वजह से पार्टिकल सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो सिस्टम डिसाइड करता है कि, मतलब जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए कुछ ना कुछ उस सिस्टम पर, सिस्टम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, सिस्टम अगर तुमने फिक्स कर दिया, यानी स्प्रिंग और ब्लॉक का मास, ब्लॉक को फिक्स कर दिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक यूनिक फ्रीक्वेंसी होगी जिससे कि ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेट करे। ठीक है, अब तुम उसको कितना डिस्टर्ब करते हो, ठीक है, तुम उसको कहाँ से रिलीज करते हो, ये तो एम्पलीट्यूड इनिशियल फेज डिसाइड करेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी सिस्टम की अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास सिस्टम कोई फिक्स सिस्टम है, जैसे सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, तो उसको हम, ठीक है, डिस्टर्ब कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा दूर से रिलीज करें, पास से रिलीज करें, ये इनके इनिशियल फेज और एम्पलीट्यूड डिसाइड करेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा फिक्स होगी, वो 2π√L/G होगी, वो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक होती है। सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक का मतलब सिस्टम के अंदर जो फोर्सेस होते हैं वही फाइनली गवर्न करते हैं कि सिस्टम कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। ठीक है, ठीक है, अब मान लो हमारे पार्टिकल के ऊपर पहला पहला एजेंट एक्ट कर रहा है, पहला एजेंट फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, तो पहला एजेंट मान लो SHM कराने वाला एजेंट है, तो पहले एजेंट की वजह से मोशन कुछ ऐसा हो रहा है, A1 sin ω1t + φ1। दूसरा एजेंट भी एक्ट कर रहा है साइमल्टेनियसली। अगर दूसरा एजेंट इंडिपेंडेंटली एक्ट करता, तो दूसरा एजेंट चाहता है पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट करे। ठीक है, अगर दोनों एजेंट साथ में सेम पार्टिकल के ऊपर एक्ट करते हैं, तो फाइनली पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, फाइनली पार्टिकल का रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा, वो हम पता लगा सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही है कि किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल की जो रिजल्टेंट पोजीशन होगी, वो पहले एजेंट की वजह से इंडिविजुअल पोजीशन प्लस दूसरे एजेंट की वजह से इंडिविजुअल पोजीशन की इक्वल होगी। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर दो कॉज इंडिपेंडेंटली एक्ट करके अपना अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जब दोनों कॉजेस साइमल्टेनियसली अपीयर होंगे, तो उनका इफेक्ट जो होगा ना, वो भी इंडिविजुअल इफेक्ट्स के सम के इक्वल होगा। ठीक है, और कहाँ से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है? तो ऑब्जर्वेशन से हम बार बार एक्सपेरिमेंट करके चेक करते हैं कि पार्टिकल की जो पोजीशन है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करती है। मतलब पहले एजेंट की वजह से मान लो पार्टिकल, मान लो पहला कोई एजेंट आता है, वो इसको 3 मीटर डिस्प्लेस करना चाहता है। ठीक है, दूसरा एजेंट आता है, वो उसको 5 मीटर डिस्प्लेस करना चाहता है। समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर दोनों एजेंट साथ में आएंगे तो पार्टिकल टोटल 8 यूनिट्स डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो अगर दोनों SHM साथ साथ पार्टिकल के ऊपर, ठीक है, अपीयर होगा, तो रिजल्टेंट मोशन होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग y1 + y2 के। किसी भी t टाइम में पहले SHM की पोजीशन देख लो, दूसरे SHM की पोजीशन देख लो, ऐड कर लो, यही फाइनल पोजीशन होगी पार्टिकल की या रिजल्टेंट SHM की। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि पार्टिकल का जो रिजल्टेंट मोशन होगा वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? तो हम सोचेंगे किसी भी पार्टिकल का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी होता है जब पार्टिकल के मोशन को हम
ठीक है, मुझे लग रहा था ऐसा तो नहीं मेरी आवाज नहीं जा रही है और तुम लोग शांत हो बिल्कुल। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि किसी भी पार्टिकल का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होगा? तब होगा जब उस पार्टिकल के मोशन को हम सिंगल साइनसॉइडल फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो हम ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करो, पहला भी साइन टर्म है, दूसरा भी साइन टर्म है, इनको ऐड करके ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो, आइडेंटिटीज यूज करो और इसको किसी तरह से सिंगल साइनसॉइडल फंक्शन के फॉर्म में लिखो। अगर ऐसा कर पाते हो तो हम बोलेंगे पार्टिकल का रिजल्टेंट मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो पार्टिकल का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के बाद तुम ठीक है बहुत एफर्ट लगा करके पता लगाओगे कि रिजल्टेंट मोशन कैसा आ रहा है। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि तुम लोग लेट हो गए, ये काम पहले से लोग कर चुके हैं। ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट मोशन आता है वो सिर्फ एक कंडीशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन आता है। अगर इन दोनों एसएचएम्स की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ ओमेगा 1 इक्वल्स ओमेगा 2, सिर्फ उसी केस में रिजल्टेंट मोशन बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा और रिजल्टेंट पार्टिकल की जो रिजल्टेंट पोजीशन होगी वो सिंगल साइनसॉइडल फंक्शन के फॉर्म में लिखी जा पाएगी। ठीक है, तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी उसका एक्सप्रेशन मैं लिख सकता हूँ, थोड़ा लंबा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको हम लोग नेचुरली थोड़ा ठीक है कोशिश करें कि तुम लोगों को एक्सप्रेशन ऐसे रटाऊं नहीं, इसके टर्म्स तुम्हें अपने आप ठीक है एक्सप्लेन करते करते याद हो जाए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री से भी हम ऐड कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से ऐड करने के बाद हमें उसका एम्पलीट्यूड मतलब सिंगल साइनसॉइडल फंक्शन के फॉर्म में जैसे ही लिखेंगे, ठीक है, एसएचएम की स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे ही हम रिजल्टेंट मोशन का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हमें रिजल्टेंट मोशन के लिए एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और इनिशियल फेज सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम दोनों को ऐड करने के लिए ना हम सोच रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री तो ठीक है, वो तो मैथमेटिक्स अप्लाई करके मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करके हम फाइनल रिजल्टेंट मोशन निकाल सकते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि ये जो पहला वाला एसएचएम है ना, सर वॉइस। ठीक है, ये लगता है हैंग हो गया था। ये कितने टाइम पहले हैंग हुआ था और कौन सा पोर्शन इसमें मिस हुआ है, कौन सा पोर्शन है, तुम लोग बताओगे जरा।
ठीक है, तो ठीक है, बस अभी हुआ है ना। ठीक है, तो तुम लोग बताना अगर मान लो कोई पॉइंट मिस होगा या बीच में कुछ डिस्टरबेंस होगी तो इमीडिएटली बता देना, नहीं तो वो मुझे पता नहीं चलता है क्लास के बीच में। ठीक है, अभी तो आवाज अच्छे से आ रही है, स्क्रीन भी क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि पहले वाले, ठीक है, पहले वाले एसएचएम को, जैसे पिछले 1-2 मिनट में मैंने बस यही बोला है कि दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, रिजल्टेंट मोशन पता लगाना है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके कर सकते हैं लेकिन वो लेंदी होगा, तो हम कोई दूसरा मेथड सोचते हैं। दूसरा मेथड सोच ही रहे हैं और दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग दूसरा मेथड क्या होगा वो हम सोचते हैं, लेकिन हम उससे पहले ये सोचते हैं कि क्योंकि ये पहले वाले पार्टिकल का मोशन एसएचएम है, तो इस एसएचएम को हम फेजर के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और पहले वाले एसएचएम को फेजर के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एसएचएम का जो एम्पलीट्यूड होता है वो फेजर का मैग्नीट्यूड होगा, फ्रीक्वेंसी फेजर की एंगुलर स्पीड होगी, और फेज फेजर की इनिशियल एंगुलर पोजीशन होगी। तो पहले वाले एसएचएम के करस्पॉन्डिंग फेजर ड्रॉ करो, कि पहले वाले एसएचएम के करस्पॉन्डिंग फेजर ड्रॉ करते हैं। तो पहला वाला एसएचएम कैसा दिखेगा पता है? कैसा दिखेगा? कुछ इस तरह का। ठीक है, ये जो पहला फेजर है ना, इसकी जो लेंथ है, मतलब इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो A1, और ये इनिशियल इसकी जो t=0 पर जो पोजीशन है वो 5-1 है। ये देखो, ये फेजर तुम्हें बनाना होगा, ये इतना काम करना आना चाहिए। एसएचएम को देख करके तुम्हें फेजर ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, एसएचएम का जो एम्पलीट्यूड है उसी लेंथ की फेजर हम ड्रॉ करेंगे। डायरेक्शन क्या होगी? तो हम t=0 पर फेजर ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि ये तो फेजर है ना, फेजर का मतलब ये कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो हमें किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर फेजर ड्रॉ करना पड़ेगा, t=0 पर चूज करते हैं, वरना जैसे ही टाइम पास होगा ना, ये फेजर यहाँ पर थोड़ी रहेगा, ये कहीं आगे चला जाए और ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे रोटेट करता जाएगा। ठीक है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा ऑब्वियसली। तो ये पहला फेजर कुछ इस तरह से है, और यहाँ पे इसकी एंगुलर स्पीड भी दिखा देते हैं, ये ओमेगा है। ठीक है, दूसरा फेजर भी ड्रॉ करते हैं। तो जो दूसरा फेजर है, दूसरा फेजर जो है, दूसरा फेजर भी हम ड्रॉ करते हैं। लेट अस से दूसरे फेजर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? A2 होगा। दूसरे फेजर की एंगुलर स्पीड कितनी होगी? तो हम बोल रहे हैं दोनों की एंगुलर स्पीड सेम है, उसी के इसके लिए हम ऐड कर रहे हैं। और दूसरे फेजर की इनिशियल फेज φ2 है, तो दूसरा फेजर कुछ φ2 एंगल पर कुछ इस तरह से होगा। तो ये दूसरा फेजर है। ठीक है, ये हमारा दूसरा फेजर है। तो इसके लिए एम्पलीट्यूड की वैल्यू है ये है A2, और ये कितने एंगल पर है? ये φ2 है। ठीक है, ये टोटल एंगल φ2 है। ठीक है, दोनों एसएचएम्स को ऐड करने का मतलब होगा, और ये दोनों सेम एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर अलग अलग एंगुलर स्पीड से रोटेट करेंगे तो क्या होगा वो बाद में सोचेंगे। अभी हम सोच रहे हैं कि दोनों एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, तो उनके करस्पॉन्डिंग फेजर्स की एंगुलर स्पीड सेम है। तो दोनों एसएचएम्स को ऐड करने का मतलब होगा कि पहले वाले फेजर के वाई कंपोनेंट को ऐड करना है, दूसरे वाले फेजर के वाई कंपोनेंट को ऐड करना है। हमें एसएचएम्स को ऐड करने का मतलब है इन दोनों फेजर्स के वाई कंपोनेंट्स को ऐड करना है। तो हम इमीडिएटली अपनी वेक्टर की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको एक्शन में लाएंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे और सोचेंगे अगर हमें दो वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स को ऐड करना है तो पहले तुम्हें वाई कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, फिर उनको ऐड करना पड़ेगा।
तो हम सोचते हैं कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि पहले इन दोनों वेक्टर्स को ही ऐड कर देते हैं, इन दोनों वेक्टर्स का ही रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। कैसे? वेक्टर्स को तो ऐड करना आता ही है ना पैरेललोग्राम लॉ से। हम इसको ऐड करते हैं, पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये पैरेललोग्राम कुछ ऐसे हैं, ठीक है। और पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, और पैरेललोग्राम लॉ यूज करके हम पहले फेजर्स को ही ऐड कर लेते हैं, और फेजर्स को ही ऐड करके पहले हम रिजल्टेंट फेजर ड्रॉ कर लेते हैं। और जैसे ही हम रिजल्टेंट फेजर ड्रॉ कर पाएंगे, हम बोलेंगे इस रिजल्टेंट फेजर का जो वाई कंपोनेंट होगा ना, वही रिजल्टेंट एसएचएम होगा। जिसका मतलब है कि रिजल्टेंट फेजर का जो मैग्नीट्यूड होगा, वो रिजल्टेंट एसएचएम के लिए एम्पलीट्यूड होगी। रिजल्टेंट फेजर के लिए जो डायरेक्शन होगी, वो रिजल्टेंट एसएचएम के लिए इनिशियल फेज होगा, ठीक है। और इसके आगे चल करके हम बोल सकते हैं कि अगर दोनों इंडिविजुअल वेक्टर्स ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो तुम कॉमन सेंस से, रिलेटिव मोशन की नॉलेज से बोल सकते हो कि अगर ये भी ओमेगा से जा रहा है, ये भी ओमेगा से जा रहा है, तो इनके बीच में जो ये रिजल्टेंट है ना, वो भी सेम एंगुलर वेलोसिटी से आगे जाएगा। रिजल्टेंट फेजर के लिए हमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन वेक्टर लॉ से पता है। रिजल्टेंट फेजर की एंगुलर स्पीड रिलेटिव मोशन से पता है, वो उतनी ही होगी। रिजल्टेंट फेजर की एंगुलर स्पीड तो उतनी होगी जितनी की इंडिविजुअल फेजर्स की एंगुलर स्पीड है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो वेक्टर अलजेब्रा से देख करके बता सकते हैं। और अगर तुम्हें एम्पलीट्यूड, एंगुलर स्पीड और इनिशियल एंगुलर पोजीशन ये पता चल गया, ये एसएचएम के टर्म्स में बोलेंगे एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इनिशियल फेज पता चल गया, तो तुम्हें रिजल्टेंट एसएचएम पता चल गया। और तुम देख सकते हो, क्योंकि दो वेक्टर्स को ऐड करना सबसे आसान है, तो एसएचएम्स को ऐड करने के लिए ना हम पहले फेजर्स को ऐड करते हैं, और फेजर्स को ऐड करने के बाद जैसे ही हमें रिजल्टेंट फेजर का पता चलता है, रिजल्टेंट फेजर को देख करके हम रिजल्टेंट एसएचएम बता सकते हैं। हर टाइम में रिजल्टेंट एसएचएम करने वाला पार्टिकल कहाँ पर होगा, क्या स्पीड होगी, क्या एक्सीलरेशन होगी, सब कुछ बता सकते हैं, ठीक है। तो दो एसएचएम्स को ऐड हम करेंगे हमेशा, दो से ज्यादा भी एसएचएम सबको ऐड करना, एक बार में ऐड कर सकते हैं फेजर्स की हेल्प से। दूसरा पॉइंट भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर इन दोनों एसएचएम्स की फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, एम्पलीट्यूड कुछ भी हो, इनिशियल फेज कुछ भी हो, फेजर्स को देख करके हम बता सकते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट फेजर आएगा ना, वो सेम एंगुलर स्पीड से रोटेट करता हुआ फेजर आएगा। मतलब इसका वाई कंपोनेंट एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा। तब रिप्रेजेंट करेगा जब दोनों इंडिविजुअल फेजर्स की एंगुलर स्पीड बिल्कुल सेम है, यानी दोनों एसएचएम्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है। अगर बाई चांस दोनों इंडिविजुअल एसएचएम्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती, जिसका मतलब है दोनों इंडिविजुअल फेजर्स की एंगुलर स्पीड अलग अलग होती, ठीक है। तो अगर ये वाला फास्ट मूव कर रहा होता, ये वाला स्लो मूव कर रहा होता, तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि इनका जो रिजल्टेंट है ना, वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट करता है क्या? गेस करो, रोटेट करता कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से? तुम वेरीफाई कर सकते हो। अरे इसमें क्या है, ये मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये कुछ यहाँ पर आ रहा है, पहला वाला फेजर मान लो यहाँ पर आ गया, दूसरा फेजर यहाँ पर आ गया, ठीक है। दोनों की अलग अलग स्पीड है, तो इसकी जो स्पीड होगी ना, वो इनके इक्वल भी नहीं होगी, अलग अलग टाइम में अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो अगर इंडिविजुअल फेजेस, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि दोनों इंडिविजुअल फेजेस सेम एंगुलर स्पीड से अगर ट्रैवल कर रहे हैं, तभी उनका रिजल्टेंट फेजर भी सेम एंगुलर स्पीड से ट्रैवल करेगा, और सिर्फ इसी केस में रिजल्टेंट मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। वरना जो फेजर है उसकी स्पीड ही अगर सेम नहीं आएगी, तो फिर उसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को नहीं रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। अब इस थ्योरी को यूज करके कुछ सिंपल एग्जांपल्स ले लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है,
हम लोग डायरेक्टली इस फेजर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। हमें बोला गया पहला एसएचएम कुछ इस तरह से है, ये है 10, ठीक है, साइन ओमेगा कुछ भी पाई टी, ठीक है, प्लस पाई/6। दूसरा फेजर है 5 कॉस पाई टी, ठीक है, बस ये है दूसरा फेजर। दोनों को ऐड करना है तो दोनों के लिए फेजर्स बनाने पड़ेंगे। फेजर के लिए एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज चाहिए, तभी बता सकते हैं जब उन एसएचएम्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया हो। तो ये जो दूसरी क्वेश्चन है ना, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही है, वो है ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। जब इस फॉर्म में लिखेंगे तभी हम इक्वेशन को देख करके एसएचएम के लिए एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज बता सकते हैं। प्लस 90 डिग्री, ठीक है। हम देख सकते हैं कि दोनों एसएचएम्स की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है, तो रिजल्टेंट एसएचएम, रिजल्टेंट मोशन भी एसएचएम होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी तो पाई ही होगी, पाई रेडियन पर सेकंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पाई होगी, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या होगा और फेज क्या होगा, इनिशियल फेज क्या होगा, ये कैसे पता लगाएंगे? तो रिजल्टेंट मोशन जो होगा ना, वो कंफर्म है कि सिंपल हार्मोनिक होगा। तो सिंपल हार्मोनिक के लिए एम्पलीट्यूड चाहिए हमें, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे ही लिखते हैं, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड होगा कुछ, और इसके लिए फ्रीक्वेंसी तो उतनी होगी जितनी इन दोनों की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और हमें इनिशियल फेज नहीं, इसको साई लिखता हूँ, ठीक, क्योंकि फाई हम किसी और काम के लिए यूज करेंगे तो कंफ्यूजन ना हो, तो पहले से ही रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है उसको साई लिख रहा हूँ। एम्पलीट्यूड क्या होगा और रिजल्टेंट फेजर की डायरेक्शन क्या होगी देख करके हम रिजल्टेंट एसएचएम के लिए एम्पलीट्यूड और इनिशियल फेज बता सकते हैं। कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पहले वाले एसएचएम के करस्पॉन्डिंग फेजर कैसा होगा ड्रॉ करते हैं। तो पहले थोड़ा रेफरेंस के लिए तुम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो तो अच्छा है, नहीं भी करोगे तो कम से कम एक्स एक्सिस तो ड्रॉ कर ही लो, ठीक है, ताकि तुम्हें थोड़ा, ठीक है, कैसे ड्रॉ करना है उसका अंदाजा मिले, नहीं तो एंगल वगैरह, डायरेक्शन वगैरह कैसे बनाओगे। ठीक है, तो हमें बताया गया है जो पहला फेजर है ना, पहला फेजर है 30 डिग्री पर, ठीक है। t=0 पर SHM1 SHM2 के लिए फेजर्स ड्रॉ करें। t=0 पर, तो पहला फेजर 30 डिग्री पर है, ठीक है, 30 डिग्री पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। 30 डिग्री पर कुछ ऐसा 10 यूनिट्स का फेजर है, कुछ ऐसे होगा, ठीक है। ये पहला फेजर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ 10 यूनिट्स है, और ये कितने एंगल पर है? ये 30 डिग्री पर है, ठीक है। दूसरा फेजर भी ड्रॉ करते हैं। दूसरा फेजर उसकी लेंथ होगी 5 यूनिट्स, और वो कहाँ पर होगा? 90 डिग्री पर होगा। दूसरा फेजर ड्रॉ करते हैं, तो 5 यूनिट का 90 डिग्री पर, वो लेटर से कुछ ऐसा फेजर, ठीक है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा फेजर ड्रॉ कर लिया। ये दोनों फेजर्स ना, क्योंकि ये फेजर है, टाइम पास होता जाएगा और ये दोनों कॉन्स्टेंटली ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं t=0 पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। t=0, क्योंकि किसी टाइम इंस्टेंट पर ही तो ड्रॉ करना पड़ेगा ना, हम एनिमेशन थोड़ी बना रहे हैं कि हमें हर टाइम में इसको रोटेटिंग वेक्टर यहाँ पर दिखा पाए, हमें तो, ठीक है, इसीलिए हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे ड्रॉ करें। तो ये टोटल जो है ना, ये एंगल 90 डिग्री है, तो एक काम करते, इसको मैं लिख देता हूँ 60 डिग्री, तो भी काम चल जाएगा। अब हम इन दोनों के करस्पॉन्डिंग रिजल्टेंट फेजर ड्रॉ करते हैं। अगर रिजल्टेंट फेजर ड्रॉ कर लिया तो रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड, इनिशियल फेज भी पता लगा लिया, ठीक है। तो फेजर जैसे वेक्टर्स को ऐड करते हैं, ऐड कर दो, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, ठीक है। पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करो, रिजल्टेंट फेजर ड्रॉ करो पैरेललोग्राम लॉ से। रिजल्टेंट फेजर कुछ ऐसा आ जाएगा, रिजल्टेंट फेजर कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये है रिजल्टेंट फेजर, ओके।
ये हमारा रिजल्टेंट फेज है, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसका जो रिजल्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो रिजल्टेंट एसएचएम के लिए एम्पलीट्यूड है। तो ये ए रिजल्टेंट की वैल्यू हम लिखेंगे, ए कितनी होगी जरा बताओगे, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 100, 25, 50, 175, 25 7 तो 5√7। तो रिजल्टेंट एसएचएम का जो एम्पलीट्यूड है वो पता चले 5√7 के इक्वल है। अब रिजल्टेंट फेजर की डायरेक्शन किधर आ रही है, ठीक, यानी एसएचएम का रिजल्टेंट एसएचएम का इनिशियल फेज क्या होगा। तो तुम्हें पता है कि रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है ना, हम किसी एक वेक्टर से निकाल सकते हैं, किसी भी एक वेक्टर से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये पहले वाले फेजर से ये वाली जो डायरेक्शन होगी ना, ये हम पता लगा सकते हैं। इसको कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस से इसको अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, तो हम वेक्टर अलजेब्रा यूज करके लिखेंगे, tan अल्फा की वैल्यू होगी b sin थीटा, ठीक है, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करके अल्फा की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक, कितनी आ रही है इसको बताएगा कोई, ये वैल्यू कितनी आ रही है बताओगे। थोड़ा मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक्चुअल फेज भी निकाल के बता दूं कि रिजल्टेंट एसएचएम का कितना होगा। एम्पलीट्यूड तो बता दिया, ये 5√7 है। रिजल्टेंट एसएचएम के लिए इनिशियल फेज कितनी लिखेंगे वो भी बताना चाहता हूँ। चलो मैं गेस करता हूँ, ये 5 है, ये 10 है, और इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है। तो ये 60 का आधा होगा, अगर ये 5 होता तो ये 30 पर आता, तो 30 से भी कम एंगल होगा, 20 के आसपास मान लेते हैं, 20 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। लेट अस अज्यूम, मतलब मैं ऐसा मान ले रहा हूँ, लेट अस से ये 20 डिग्री है, ठीक है, ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो 20 डिग्री आया, 20 डिग्री वैल्यू आई है, ये पहले फेजर से रिजल्टेंट फेजर कितने एंगल पर है, लेकिन पहला फेजर 0 डिग्री पर नहीं है, t=0 पर, वो खुद भी 30 डिग्री पर है। तो t=0 पर रिजल्टेंट फेजर की जो इनिशियल डायरेक्शन होगी ना, वो π/6 प्लस अल्फा होगी, ठीक है। 30 + 20 हम यहाँ पे पता है क्या लिखते हैं, अगर अल्फा की वैल्यू 20 आती तो यहाँ पे हम 50 डिग्री लिखते हैं, ऑब्वियसली इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है अगर सब रेडियन में लिख रहे हैं तो, ठीक है। तो इनिशियल फेज पता चल गया, एम्पलीट्यूड पता चल गया, मतलब रिजल्टेंट एसएचएम की वैल्यू कंप्लीटली पता चल गई। इस तरह से हम सारे एसएचएम्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 2 से ज्यादा होंगे तब भी ऐड कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि 2 से ज्यादा अगर वेक्टर से ऐड कर सकते हो तो फेजेस को क्यों नहीं ऐड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब इसका अगला टॉपिक है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैं एक ही क्वेश्चन में लिमिटेड नहीं रहना चाहता हूँ, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक, क्योंकि अब हमें एसी में यही काम बार बार करना पड़ेगा। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेटेस्ट से हमारे पास पहला फेजर है, सॉरी पहला एसएचएम है 10 sin πt, ठीक है, और दूसरा एसएचएम है 20, दूसरा एसएचएम है 482.57 7.5 cos πt। पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट फेजर, सॉरी रिजल्टेंट एसएचएम की इक्वेशन क्या होगी। इसको लिखो, खुद से सॉल्व करो, फिर वेरीफाई करते हैं, 1 मिनट का टाइम है मेरे पास।
हाँ सॉल्व किया। फेजर ड्रॉ करते हैं। पहला वाला फेजर टी इक्वल 0 पर ही ड्रॉ करते हैं। हमेशा वही टी इक्वल 0 पर ड्रॉ करेंगे, ज़्यादा आसानी होगी, वरना ऐसे तो ऐड कहीं पर भी ड्रॉ करके कर सकते हैं। तो पहला फेजर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहो तो तुम लिख लो। दूसरा जो फेजर है ना वो है 7.5, एम्पलीट्यूड इसका 7.5 है, साइन पाई टी प्लस 90 डिग्री। ठीक है, फेजर्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमें आइडियली यहाँ पे पाई/2 लिखना चाहिए, लेकिन ये भी अंडरस्टूड है, काम चल जाएगा इससे भी। हाँ, तो पहला फेजर जो है 10 यूनिट्स का है, तो 1 2 3 4 ये ठीक है। दूसरा जो फेजर है वो है, दूसरा फेजर कहाँ है, किधर है? दूसरा फेजर कुछ ऐसे है, ठीक है, 1 मिनट, 5 मिनट 8 ठीक है, यहाँ पर ठीक है। दोनों फेजर्स ड्रॉ कर लिए, ये 90 डिग्री पर है और पहला वाला जो फेजर है 0 डिग्री पर है। तो रिजल्टेंट फेजर ड्रॉ करते हैं। यही काम हर बार करना पड़ेगा, तो पूरे एसी में यही काम करेंगे बार बार, इसीलिए इस पे एक्सपर्ट हो जाओ। और रिजल्टेंट फेजर कितना होगा, किधर होगा, वो हम बता सकते हैं, ऐसे होगा, ठीक है। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये 10 है, ये 7.5 है, तो रिजल्टेंट कितना है 5, ये 12.5 है। ये रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड आ रहा है 12.5, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर है तो हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम से भी बता सकते हैं। और ये एंगल कितना आएगा, ये 37 डिग्री है, ठीक है। तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड आएगा, सो रिजल्टेंट एसएचएम की इक्वेशन हम लिखेंगे, हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड है 12.5, ठीक है। और साइन एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी इन्हीं दोनों की तरह, लेकिन इनिशियल फेज कितना होगा, वो 37 डिग्री है, ठीक है। हम लोग y1 से रिजल्टेंट फेजर की डायरेक्शन 37 डिग्री पर निकाले हैं। y1 क्योंकि 0 डिग्री पर है, तो रिजल्टेंट फेजर 0 + 37, 37 डिग्री पर, ये फाइनल वैल्यू होगी रिजल्टेंट एसएचएम की। ठीक है, इतना कर लोगे सब लोग, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, तो अब हम लोग बाकी 2 पोर्शंस भी कवर कर लेते हैं। हाँ, तो इसमें दोनों एसएचएम सेम एक्सिस पे ऑसिलेट कर रहे थे, और सेम एक्सिस पे ऑसिलेट करने के बाद रिजल्टेंट मोशन, रिजल्टेंट एसएचएम कैसा होगा, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज क्या होंगे, वो हमने पता किया है। लेकिन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 2 एसएचएम है, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और दूसरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, तो फिर रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा, तो वो हम अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसको अलग से रिकॉर्ड करके मैं, ठीक है, परपेंडिकुलर एसएचएम्स, इसको मैं ठीक है अलग से रिकॉर्ड करके सेंड करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है डैम्ड ऑसिलेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम पहले बोलते हैं कि अगर हमारे पार्टिकल के ऊपर, ठीक है, एसएचएम कराने वाले फोर्सेस एक्ट करें, मतलब ऐसे फोर्सेस एक्ट करें जिनकी वजह से नेचुरली ये पार्टिकल एसएचएम करता है, ठीक है, जैसे कि स्प्रिंग फोर्स है, तो ये पार्टिकल इनफाइनाइट टाइम के लिए, अगर इस पे और कोई डिसिपेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं एक्ट करे, सिर्फ वही फोर्सेस जो एसएचएम करा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि स्प्रिंग फोर्स, सिर्फ वैसे ही फोर्सेस अगर एसएच पार्टिकल के ऊपर एक्ट करें, और एसएचएम कराने वाले फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, वो हम चेक कर चुके हैं। सिर्फ एसएचएम कराने वाले फोर्सेस अगर हमारे पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, तो पार्टिकल इनफाइनाइट टाइम के लिए ऑसिलेट करता रहेगा,
और ऑसिलेशन के लिए जो पोजीशन होगी वो बिल्कुल साइनसॉइडली इस तरह से वैरी करेगी। ठीक है, ठीक है। तो ये SHM करने वाले पार्टिकल का SHM करने वाले पार्टिकल का जो मोशन हम लोगों ने, ठीक है, यहाँ पर स्टडी किया है, उसका पैटर्न काफी यूनिक है। क्योंकि हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, हमें किसी भी टी टाइम में पार्टिकल की पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन पता लगानी थी। तो पहले हमने बोला कि ये SHM की इक्वेशन है और इसको देख करके वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन का पता लगाया। ठीक है, और बाद में सोचा कि अगर पार्टिकल SHM कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्सेस कैसे होने चाहिए। वो पता चला कि जो फोर्स है ना, वो कुछ इस तरह का होना चाहिए, -kx टाइप का होना चाहिए। SHM करने वाले पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स है वो -kx टाइप का होना, इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर पार्टिकल अगर पार्टिकल की पोजीशन ऐसे साइनसॉइडली वैरी कर रही होती है तो उसकी एक्सेलरेशन -ओमेगा² y के इक्वल होती है। मतलब SHM करने वाले पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होती है और डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो उतना ज्यादा एक्सेलरेशन है। तो अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट प्रोपोर्शनल है तो उसके ऊपर नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा होगा वो भी डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले SHM की इक्वेशन लिखते हैं, SHM का काइनेमैटिक्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले हम बोल देते हैं कि SHM का मतलब सिंगल साइनसॉइडल फंक्शन के फॉर्म में आनी चाहिए। अगर SHM है तो फिर वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद हम बोलते हैं कि ऐसा मोशन होने के लिए पार्टिकल के ऊपर फोर्सेस कैसे एक्ट करना चाहिए। तो पिछली क्लास में डायनामिक्स स्टडी किया था। डायनामिक्स में पूरा डायनामिक्स इसी पॉइंट पर बेस्ड था कि हम लोग बोलते हैं कि अगर पार्टिकल का मोशन SHM हो रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स है ना वो -kx टाइप का होना चाहिए। -kx मतलब कि डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल। ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर टिपिकल अप्रोच होता है मैकेनिक्स में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो यही होता है कि पहले हम पार्टिकल के ऊपर फोर्सेस देखते हैं, क्योंकि हमें फोर्सेस ही दिखते हैं पहले, फोर्सेस ही पहले से पता होता है कि पार्टिकल कहाँ पर रखा हुआ है, उसके ऊपर फोर्सेस देखते हैं। और फोर्सेस को देख करके, ठीक है, फोर्सेस को देख करके हम उसकी एक्सेलरेशन निकालते हैं और एक बार एक्सेलरेशन पता चल गया तो हम काइनेमैटिक्स की इक्वेशन यूज करके, काइनेमैटिक्स की रेलेवेंट इक्वेशन यूज करके कोई भी क्वांटिटी, वेलोसिटी, पोजीशन, पाथ सब कुछ पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो टिपिकल अप्रोच तो यही होता। अगर मान लो, ठीक है, तो मान लो हमें कोई क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही SHM का पूछा गया है। ठीक है, अभी इस डैम्ड ऑसिलेशन को छोड़ो, हमें बोला गया है कि हमारे पास ये पार्टिकल है और इस पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स है, ठीक है, मैं नेट फोर्स बता रहा हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पर लेटेस्ट से ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये ऑसिलेशन हो रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये ऑसिलेशन हो रहा है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेशन हो रहा है। ये हमारा पार्टिकल है। ठीक है, ये लेटेस्ट से यहाँ पर वाई एक्सिस बना देता हूँ ताकि समझ में आए ओरिजिन कहाँ पर है। ये हमारा पार्टिकल है। ठीक है, और लेटेस्ट से ये जो पार्टिकल है ना, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है एक्स एक्सिस के अलावा। ठीक है, तो हम पता लगाना चाहते हैं, ठीक है, पता लगाना चाहते हैं कि इस पार्टिकल की टी टाइम में पोजीशन क्या होगी, टी टाइम में इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा। पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पता लगाना चाहते हैं किसी भी टी टाइम पे। कैसे सॉल्व करेंगे? डायनामिक्स की टिपिकल अप्रोच, मैकेनिक्स का टिपिकल अप्रोच, सबसे पहले फोर्सेस चेक करके न्यूटन्स लॉ के थ्रू एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है ना, लेटेस्ट से इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है बिल्कुल वैसा ही एक्ट कर रहा है जैसा हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है।
ठीक है, ये नेट फोर्स है। ठीक है, तो ये जो नेट फोर्स है, ठीक है, ये हमें पता है, ये जो नेट फोर्स है ना, वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है और प्रोपोर्शनल है। नेट फोर्स की जो वैल्यू है वो माइनस के एक्स के इक्वल है। ठीक, अब तुम लोग बोलोगे ये तो स्प्रिंग फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स नहीं है, ये ऐसा फोर्स है जिसके लिए जो कि डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो स्प्रिंग फोर्स के लिए के डिफाइन करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले हम लोग एसएसएम तो बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो चलो डायनामिक्स का कोई एग्जांपल लेके समझाता हूँ। हाँ, ये के क्या है पता है, ये के है जैसे पेंडुलम के लिए के का मतलब होगा mg/l। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पर चार्ज के रिंग के एक्सिस पर चार्ज के ऑसिलेशन के लिए के का मतलब होगा, के का मतलब ये वाला पार्ट। कि ऐसा कोई भी फोर्स जिसकी वजह से पार्टिकल एसएचएम कर रहा था, वो फोर्स पोजीशन के प्रोपोर्शनल आ रहा था। पोजीशन के अलावा जो भी टर्म है ना, जो कांस्टेंट है, उसी को के बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हमारे पार्टिकल के ऊपर ऐसा ही फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स को हम यूं लिख सकते हैं इस तरह से, प्रोपोर्शनल और ऑपोजिट भी है। कहाँ चला गया, हाँ यहाँ। ठीक है, तो ऐसे किसी भी फोर्स को हम लिख सकते हैं माइनस के एक्स की। ठीक है, फोर्स पता है, ये नेट फोर्स पता है। अब हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। हम लिखेंगे ये वैल्यू जो होगी वो मास टाइम्स एक्सेलरेशन की इक्वल होगी। ठीक है, इसको एक्स लिख देता हूं। ठीक है, अब इसके बाद हम बोलेंगे कि हमें जो भी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी, एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल गई, जो भी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, उसी से रिलेटेड हमें काइनेमैटिक्स की इक्वेशन लिखनी है। तो हमें एक्सेलरेशन पता है और हमें पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है। तो हम एक्सेलरेशन को लिखेंगे ना d2x/dt²। अगर वेलोसिटी निकालनी होती है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो हम dv/dt लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ये इसको m एक्सेलरेशन को लिखेंगे d2x/dt² प्लस kx इक्वल 0। ठीक है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता चल जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि ऐसे फोर्स की वजह से पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, मतलब कि किसी भी टी टाइम में पार्टिकल की पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कितनी होगी हम बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी इस स्टेज में हमें ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ ये dx/dt आता है तो फर्स्ट ऑर्डर का कहलाता है। अगर सेकेंड 2 बार डबल डेरिवेटिव आता है तो वो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। और ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे कोर्स में नहीं है। अगर कोर्स में होता तो हम एसएचएम यहीं से स्टार्ट करते और आगे एडवांस कोर्स यहीं से स्टार्ट करते भी हैं। ठीक है, हम बोलते हैं अगर पार्टिकल के ऊपर ऐसा फोर्स एक्ट कर रहा है माइनस के एक्स टाइप का, तो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, मोशन का मतलब पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगी, वो इसी तरह से सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन निकाला और एक्सेलरेशन के करस्पॉन्डिंग रिलेवेंट डिफरेंशियल इक्वेशन यूज की और सॉल्व करके हमें पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना तो आता है ना तुम लोगों को, नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन तो सॉल्व किया ही होगा तुम लोगों ने। मान लो dy=x² dx ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको एक बार इंटीग्रेट करते हैं, y x³ एक कांस्टेंट आता है। अगर डबल डेरिवेटिव होता है तो उसको सॉल्व करते हैं, तुम आगे देखोगे कि उसको 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ता है और 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो 2 कांस्टेंट आएगा। ठीक है, हमारे सॉल्यूशन में। ठीक है, तुम्हें पता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता, उसकी फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस होती है। यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें इनिशियल कंडीशन दी जाती है, क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जिसको देख करके हम यूनिक सॉल्यूशन निकालते हैं, या लिमिट्स बताई रहते हैं। लिमिट्स का मतलब वही इनिशियल कंडीशन।
ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, डेरिवेटिव की एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हें पता चल जाएगी, लेकिन इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट है वो मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन अगर तुम थोड़ा भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को गौर से देखोगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ना, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा इमेजिन कर सकते हो कि ये x का डेरिवेटिव है और ये x है, ये x का डबल डेरिवेटिव है। यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन होगा वो पोजीशन एज सम फंक्शन ऑफ टाइम होगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा और क्लोजली देखोगे तो तुम बोलोगे x टाइम का ऐसा ही फंक्शन होना चाहिए जिसका कि डबल डेरिवेटिव वो बिल्कुल सेम टाइप का फंक्शन आए और नेगेटिव में आए। मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? अगर x मान लो कोई ऐसा फंक्शन है, x मान लो कोई फंक्शन है जैसे लॉग फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट किया वो 1/x आ गया और डिफरेंशिएट किया 1/x², तो लॉग फंक्शन इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। क्यों पता है? क्योंकि ये फंक्शन अलग होगा, ये फंक्शन अलग होगा, तो इनको ऐड करके कभी जीरो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन होना चाहिए x, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसको 2 बार डिफरेंशिएट करके सेम टाइप का फंक्शन आए। मतलब कि अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक आए, ठीक है, एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल आए, लॉग है तो लॉग आए, डबल डेरिवेटिव जो है वो सेम टाइप का फंक्शन है। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं? ठीक है, ऐसा फंक्शन जिसका डबल डेरिवेटिव वो अपना फंक्शन खुद हो, तो वैसा दो दो ऑप्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और साइनसॉइडल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसका सॉल्यूशन इसलिए नहीं होंगे क्योंकि अगर ये ई सम कांस्टेंट ई रेज़ पर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ इस टाइप का हो सकता है बी एक्स, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे ना 2 बार तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर ई रेज़ पर बी एक्स। तो ये जो पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल है उसका डेरिवेटिव भी पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल होगा, और दोनों अगर पॉजिटिव होंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है m d2x/dt² प्लस के एक्स। यहाँ पे ये दोनों टर्म्स ऐड हो रहे हैं, तो जीरो तभी आएंगे जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, और ऐसा सिर्फ साइनोसॉइडल फंक्शन के लिए होता है। साइन एक्स कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करते हो, पहले डिफरेंशिएट करते हो साइन एक्स को तो कॉस एक्स आता है, फिर डिफरेंशिएट करते हो तो माइनस साइन एक्स, उसी तरह कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करते हो माइनस साइन एक्स, फिर डिफरेंशिएट करते हो तो माइनस कॉस एक्स। तो सिर्फ साइन एक्स कॉस एक्स ऐसे फंक्शंस हैं जिनको कि डबल डिफरेंशिएट करने पर सेम फंक्शन आता है। ठीक है, और ज्यादा मैं मैथमेटिक्स एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो सोल्यूशन आता है ऑब्वियसली फैमिली ऑफ सॉल्यूशन आएगा, मतलब उसमें कांस्टेंट्स आएंगे, कांस्टेंट्स की वैल्यू हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाएगी तभी निकाल सकते हैं। ये वैल्यू आती है a साइन ओमेगा t प्लस 5। इसमें से a और 5 ये कांस्टेंट्स हैं, ये इंटीग्रेशन की कांस्टेंट्स हैं, और a और 5 की वैल्यू के लिए हमें इनिशियल कंडीशन चाहिए। और यहाँ पे ये ओमेगा मैंने लिख दिया है, हालांकि प्रॉपर सॉल्यूशन में यहाँ पे एक टर्म आता है छोटा सा, वो √k/m आता है। ठीक है, तो उस √k/m को ना मैं ओमेगा लिख दिया हूँ क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है वो सिंगल साइनसॉइडल फंक्शन का एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला टर्म ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे इसको ना मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। जो ओमेगा है, ये ओमेगा की वैल्यू होगी वो सिर्फ सिस्टम पर डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू भी देख करके तुम बता सकते हो। ये वैल्यू होती √k/m। ठीक है, तो तुम फोर्स देख करके डायरेक्टली बता सकते थे कि किसी भी टाइम में पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, और इसी तरह से वेलोसिटी एक्सेलेरेशन, इतना कुछ जो पहले के वो करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करना आता तो। यहाँ पे फिर से बता दूं, ओमेगा ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो कि डिपेंड करेगी कि हमारा सिस्टम कैसा है। तो ये जो के है ना वो हमारे सिस्टम पर डिपेंड, वो सिस्टम की इंटरनल फोर्सेस पर डिपेंड करती है। ठीक है, और ए और 5
ये कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन है, ये कहाँ से हम रिलीज कर रहे हैं और स्टार्टिंग में वो पार्टिकल कहाँ पर है, कैसे है, उस पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि इस तरह के फोर्स की वजह से हमारा पार्टिकल इनफाइनाइट टाइम पहले से इनफाइनाइट टाइम बाद तक हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन करता रहेगा, और उसकी मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, और उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर की इक्वल होगी। और एनर्जी आपस में इंटरचेंज होती रहेंगी, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, रहनी भी चाहिए, क्योंकि ये कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। नॉर्मली किसी भी हम ऑसिलेशन को देखते हैं तो वो टाइम के साथ डैम्प होता जाता है। ठीक है, और अच्छा, इसके लिए हम कई बार पोजीशन टाइम का ग्राफ बना चुके हैं, तो वो फिर से यहाँ पे नहीं ड्रॉ करा। तुम्हें पता है कि वो बिल्कुल साइनसॉइडल, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बिल्कुल साइनसॉइडली वैरी करेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं ना, हमारे पास सेम सिचुएशन है, सेम पार्टिकल है, और सेम फोर्स भी है, मतलब एसएचएम कराने वाला फोर्स वैसे ही एक्ट कर रहा है अभी भी, लेकिन इस बार एक और एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट कर रहा है पार्टिकल के ऊपर। और वो कौन सा फोर्स है? वो है डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हैंग करा देते हैं, तो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स है, वो डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं। पेंडुलम बॉब है, वो यहाँ पे ड्रैग, एयर ड्रैग उसके ऊपर भी एक्ट करता है। ठीक है, लिक्विड के अंदर है तो और विस्कस फोर्स भी एक्ट करता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली पार्टिकल के ऊपर साथ साथ कुछ ना कुछ डैम्पिंग फोर्सेस भी एक्ट कर रहे होते हैं, जो कि इसकी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके धीरे धीरे ऑसिलेशन को डैम्प करते जाते हैं। तो अगर डैम्पिंग फोर्स पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो वैसे केस में किसी भी टाइम में पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। तो हम देखते हैं कि इस पार्टिकल के ऊपर ना जो एसएचएम वाला फोर्स है उसके साथ साथ, ठीक, एसएचएम वाला जो फोर्स है, अब इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। ये जो एसएचएम वाला फोर्स है ना, इसको मैं ऐसा करता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, -kx लिख देता हूँ। और यहाँ पर डैम्पिंग फोर्स भी आ गया है, इसको मैं नहीं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ -pv। ठीक है, तो अब पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, वो -kx एसएचएम कराने वाला फोर्स तो है ही। ठीक है, -kx तो है ही, और साथ साथ -bv। ठीक, और ये जो -bv वाला टर्म है, ये जो फोर्स -bv है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डैम्पिंग फोर्स को। नॉर्मली हम कोई भी डैम्पिंग फोर्स देखते हैं तो वो इसी फॉर्म का होता है, वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी के ऑपोजिट होता है। जनरल सेंस में तो डैम्पिंग फोर्स पे वेलोसिटी स्क्वायर का भी टर्म आता है। ठीक है, जो डैम्पिंग फोर्स होता है इसको, ठीक है, ड्रैग फोर्स भी बोल सकते हैं। ये माइनस, ये इस तरह का कुछ होता है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूं तो ये बी ए वी प्लस बी वी स्क्वायर, और भी टर्म्स हो सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि नॉर्मल रेंज में जो है ना, ये स्क्वायर वाले टर्म्स, ठीक है, वो नहीं आते हैं, वो बहुत हाई स्पीड पे आते हैं। ठीक है, लो स्पीड पे नहीं आते हैं। तो ड्रैग फोर्स जो होता है वो इसी फॉर्म का होता है। माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिधर पार्टिकल की वेलोसिटी होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये ड्रैग फोर्स एक्ट करेगा। और बी कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग फोर्स कहलाता है। बी एक तरह से रिप्रेजेंट करता है कि डैम्पिंग फोर्स कितना ज़्यादा स्ट्रांग है या कितना वीक है। इन एनी केस डैम्पिंग फोर्स यूं लिखा जाएगा। तो अब पार्टिकल के ऊपर एक और एक्स्ट्रा फोर्स आ गया है। अब हमें किसी भी टी टाइम में पार्टिकल की पोजीशन का पता लगाना है तो क्या करना चाहिए, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके हमें पहले एक्सेलेरेशन का पता लगाना चाहिए। पता लग गया, अब इसको इस यहाँ पर सुइटेबल डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप करके, ठीक है, सुइटेबल डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप करके पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालनी चाहिए। तो ये सारे टर्म उधर चले जाएंगे, तो ये m, उसके बाद b, उसके बाद k। ठीक है, ये m
d2x अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है, और ये होगा प्लस, ठीक है, प्लस डी v को हम लिखेंगे dx अपॉन dt, ठीक है, प्लस ये दोनों टर्म्स उधर चले गए राइट हैंड साइड में, तो ये सब प्लस में चले, kx इक्वल 0। तो ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी ना, इसका सॉल्यूशन तो हमें पता है, वो साइनसॉइडल फंक्शन होता है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन सिंपल हार्मोनिक मोशन था, लेकिन इसमें एक और टर्म ऐड हो गया है, फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना हमें नहीं आता है सेकेंड ऑर्डर का, मतलब हमारे स्कोप में नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के बाद प्रॉपर मेथड से जो रिजल्ट आता है वो मैं लिखने जा रहा हूँ, और रिजल्ट को हमें बस तुम्हारे सिलेबस में इतना है कि रिजल्ट क्या है वो पता होना चाहिए, और रिजल्ट को हमें बस थोड़ा एनालाइज करके छोड़ देना है, ठीक है। रिजल्ट क्या कहता है उसको थोड़ा समझना है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो लिखने जा रहा हूँ। ऑब्वियसली डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पे भी दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएंगे। ये जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो लिख रहा हूँ, ए क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है, एम्पलीट्यूड की तरह, टाइम्स ई रेज टू द पावर माइनस, ठीक है, माइनस बी अपॉन 2m बी टी अपॉन 2m, इसको ब्रैकेट हटा के ही लिख, ठीक है, टाइम्स साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस बार हम देख सकते हैं कि पार्टिकल का जो मोशन होगा वो साइनसॉइडल तो है, पीरियोडिक तो है, ठीक है, पीरियोडिक जैसा तो है, लेकिन ऐसा ऐसा साइनसॉइडल फंक्शन है जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। साइन के आगे जो भी टर्म है ना, ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तुम देख सकते हो एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, ठीक है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अच्छा, डैम्ड ऑसिलेशन के में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर तुम नोटिस कर रहे होगे। पहला तो इसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो अब कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ वैरी कर रहा है, टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, और वो नेचुरल है, हम गेस कर सकते थे क्योंकि एनर्जी तो डिक्रीज होनी है, तो ऑसिलेशन का एनर्जी तो एम्पलीट्यूड में रहती है, तो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे एनर्जी डिक्रीज होते जाएगी एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, और किसी भी टी टाइम पे जो एम्पलीट्यूड होगा वो ए ई रेज टू द पावर माइनस बी टी अपॉन 2m के इक्वल होगा, माइनस बी टी अपॉन 2m के इक्वल होगा, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट डैम्ड ऑसिलेशन में जो तुम नोटिस कर रहे होगे, इस बार फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश है, ओमेगा नहीं है। ओमेगा का मतलब है, देखो ओमेगा रिप्रेजेंट करता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी को, यहाँ पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी एसएचएम वाले फोर्स की वजह से अंडर रूट के बाई एम के इक्वल होती, लेकिन डैम्पिंग फोर्स की वजह से एम्पलीट्यूड तो डिके कर रहा है, लेकिन ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो भी डिक्रीज कर रही है। और ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो इस बार कितनी आ रही है पता है? वो आ रही है, कितनी आती है ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी? ये आती है k अपॉन एम, ये b माइनस बी अपॉन, ये आती है k अपॉन एम माइनस बी अपॉन 2m। ये जो इसका एक्सपोनेंशियल टर्म का जो कोफिशिएंट है ना, ये b अपॉन 2m का होल स्क्वायर। ये तुम देख सकते हो कि जब जब भी डैम्पिंग फोर्सेस पार्टिकल के ऊपर एसएचएम वाले फोर्सेस के साथ साथ ऐड करते हैं तो एम्पलीट्यूड तो धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली डिके करता है, लेकिन साथ साथ एक और चीज होती है कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज करती है। कहने का मतलब है
कि मान लो हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लेते हैं और इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को बिल्कुल वैक्यूम में अगर रिलीज करते हैं और बहुत ही माइनर डैम्पिंग फोर्सेस को इग्नोर करते हैं, तो ये इनफाइनाइट टाइम के लिए किसी पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड का सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन करता रहेगा, √k/m से ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम के लिए। लेकिन मान लो इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को पानी में ले जाते हैं, ठीक है, विस्कस लिक्विड में ले जाते हैं, तो विस्कस लिक्विड में ले जाने की वजह से इसके ऊपर डैम्पिंग फोर्सेज एक्ट करते हैं, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल डैम्पिंग फोर्सेज एक्ट करते हैं। विस्कस फोर्स की वैल्यू तो तुम्हें ऐसे ही पता है, 6π η होती है, कि वहां पे भी तुम देख सकते हो विस्कस फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको विस्कस लिक्विड में रखेंगे ना, तो तुम दो चीज नोटिस करोगे। एक तो नोटिस करोगे धीरे 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 इसका एम्पलीट्यूड डैम्प होता जाएगा, लेकिन इससे इसके ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो भी तुम फील करोगे कि विस्कस लिक्विड के अंदर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई है। मतलब पहले 1 सेकेंड में 10 साइकिल कंप्लीट कर, अब 1 सेकेंड में 5 ही साइकिल कंप्लीट करेगा। फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, थोड़ा स्लो हो जाएगा ऑसिलेशन। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक, कितना स्लो होगा? वो इतना स्लो होगा। ठीक है, तुम देख सकते हो कि डैम्पिंग फोर्स जितना ज्यादा होगा, मतलब बी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी और ऑसिलेशन उतना ही स्लो होगा। ठीक है, अगर इसका ग्राफ हमें बनाने को कहा जाता, ठीक है, कि पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्लॉट करो, किस केस के लिए? पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्लॉट करो, किसके लिए, किस केस के लिए प्लॉट करो? ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए प्लॉट करते हैं कि डैम्प्ड ऑसिलेशन, अगर अगर डैम्पिंग फोर्सेस प्रेजेंट है, तो बताओ कि टाइम के साथ, ठीक है, पार्टिकल की पोजीशन कैसे चेंज करेगी। तो मैं एक काम करता हूँ ना, थोड़ा कंपैरिजन के लिए तुम्हें पहले, अगर डैम्पिंग फोर्सेस नहीं है तब की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तब के लिए प्लॉट करता हूँ, ठीक है, और अगर डैम्पिंग फोर्सेस आ गए हैं तो उस केस में भी पार्टिकल की पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। अरे तो कॉपी हुआ ही, एक सेकेंड, ठीक है, हमें कॉपी करना पड़ेगा, इसको हटाओ। ठीक है, तो ये हमारे पास ये साइनसॉइडल फंक्शन है अवेलेबल, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। लेटर से फाई 0 है, समझाने के लिए तो कर रहे हैं, वरना इसको प्रॉपरली ड्रॉ करते तो इसको थोड़ा आगे पीछे डिस्प्लेस करके रखते। लेकिन मैं कह रहा हूँ पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बिल्कुल साइनसॉइडली इसी तरह से वैरी करेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से वैरी करेगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे ना, 3 मिनट, ये कुछ सही नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी एसएचएम में ही मैंने प्लॉट किया है पोजीशन फंक्शन, तो वही क्यों ना यूज करें, है ना? लेकिन इसमें ज्यादा साइकिल्स नहीं आएंगे, ये प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, जितने भी आएंगे। ये नहीं, यहाँ, ठीक है, तो इसको प्लॉट करते हैं। सर स्क्रीन। क्या स्क्रीन गायब हो गया? यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक, कितना टाइम वैसे हम लोगों ने अभी क्लास में स्पेंड कर दिया है? मैं चाह रहा हूँ कि आज इसको खत्म करते हैं, इसको अगले दिन नहीं लेंगे, तो इसीलिए इसको खत्म करके ना तुम लोग प्रैक्टिस करते रहना अपना।
ठीक है, ये सब पॉइंट्स वैसे बाद में आ सकते हैं, तुम लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहना। और इसमें एक और साइकिल लगाना है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये है हमारा साइनसॉइड। तुम लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहना, और इसे मैं पूछूंगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो अगर ठीक है, तो अगर हम लोगों को हम लोगों को कहा गया है कि पार्टिकल के ऊपर डैम्पिंग फोर्सेस नहीं एक्ट कर रहे हैं, कि पार्टिकल के ऊपर डैम्पिंग फोर्सेस नहीं एक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में पार्टिकल की पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, उस केस में पार्टिकल की पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे वैरी करेगी, तुम देख करके बता सकते हो, कुछ इसी तरह से वैरी करेगी। चलो इसको रहने देते हैं। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसे है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये यहाँ पर पोजीशन प्लॉट कर रहे हैं और यहाँ पर टाइम प्लॉट कर रहे हैं। और फ्रीक्वेंसी जो है इस बार इस टाइम में जो फ्रीक्वेंसी है वो √k/m है। ये पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ डैम्पिंग फोर्सेस। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ डैम्पिंग फोर्स पार्टिकल की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ साइनसॉइडली ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट करती रहेगी इनफाइनाइट टाइम के लिए। इसका एम्पलीट्यूड हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा एक काम कर सकते हैं, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करें इसको ना, एम्पलीट्यूड थोड़ा ज्यादा ड्रॉ कर देते हैं, तो क्या होगा ना, डैम्पिंग थोड़ा अच्छे से हम यहाँ पे ड्रॉ कर पाएंगे। ये है, ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये साइनसॉइडली ऑसिलेट करता रहेगा इनफाइनाइट टाइम के लिए। ये तो नॉर्मल सिचुएशन है जिसमें कि पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ साइनसॉइडली ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, और यही कि इसके ऊपर कोई डैम्पिंग फोर्सेस नहीं है, इसलिए इसका एम्पलीट्यूड फिक्स है। ठीक है, अब जैसे ही डैम्पिंग फोर्सेस आएंगे तो दो चीजें होंगी। ठीक है, डैम्पिंग फोर्सेस आने के बाद क्या होगा पता है, एक तो एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली फॉल करेगा। तो एम्पलीट्यूड कैसे फॉल कर रहा है वो मुझे यहाँ पर प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड कैसे फॉल करेगा वो यहाँ पे मैं प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। एक्सपोनेंशियली फॉल करेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, और बिल्कुल ऐसी शेप मुझे बनानी पड़ेगी, यूं नीचे भी। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूँ। एम्पलीट्यूड इस तरह से फॉल करेगा, इसको टाइम मारेंगे। तो एम्पलीट्यूड तो ऐसे फॉल करेगा ही, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज कर जाएगी। और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने का मतलब क्या है पता है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिक्रीज कर जाएंगे। तो यहाँ पे ना, यहाँ तक में एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है विदाउट डैम्पिंग, तो इतने टाइम तक में डैम्पिंग के बाद एक ऑसिलेशन भी कंप्लीट नहीं होगा। ये यहाँ से समझाता हूँ। इतने टाइम तक में जब डैम्पिंग नहीं हो रही थी, जब डैम्पिंग फोर्सेस एब्सेंट थे, तो इतने टाइम तक में दो ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया था। लेकिन डैम्पिंग के प्रेजेंस में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने का मतलब क्या है, अब स्लो पार्टिकल स्लो ऑसिलेट करो, इतने टाइम में दो
2 ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं हो पाया, 2 से कम ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ होगा। या समझने के लिए ऐसा सोचते हैं, मान लो एक ही ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ होगा, ठीक है, तो इस टाइम फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हुई है और एम्पलीट्यूड तो डिक्रीज हुआ ही है। तो यहाँ पे अगर हमें साइनसॉइड बनाना होता तो वो कैसा होता पता है, उसका हमें यहाँ से यहाँ तक एक ही साइकिल अगर बनाना है तो वो कुछ ऐसा होता, अगर हम मान लो, ठीक है, इस तरह से ऐसे फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा ऐसे, फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो टाइम पीरियड है ना, फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो ज्यादा टाइम पीरियड हमें बनाना पड़ेगा। ठीक, इस तरह से ये डैम्पिंग के बाद की सिचुएशन है। अभी भी डैम्पिंग होगी, अभी भी ऑसिलेशन होगा, लेकिन ऑसिलेशन डैम्प होता जाएगा। ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का केस है, ठीक है। और डैम्पिंग फोर्स जितना ज्यादा होगा, कि बी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी उस केस में क्या होगा पता है, शेप कैसी आएगी पता है, वो और ज्यादा ऐसे हो जाएगी, वो और ज्यादा ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो हम एक्सट्रीम पोजीशन से अगर हम लोग पोजीशन की ड्रॉ करते, एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज करते, तो ग्राफ कुछ ऐसा होता, यहाँ से स्टार्ट करता, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंगली मुझे एम्पलीट्यूड भी रखना पड़ता, कुछ ऐसी शेप होती, ठीक है। इसमें एक और टर्म आता है, वो कहलाता है क्रिटिकल डैम्पिंग। हम लोग बहुत सारे केसेस में चाहते हैं कि डैम्पिंग हो जाए, बहुत सारे केसेस में चाहते हैं डैम्पिंग ना हो, ठीक है। तो क्रिटिकल डैम्पिंग हम उस सिचुएशन को बोलते हैं कि डैम्पिंग फोर्स इतना ज्यादा या इस तरह से ऐड कर रहा है कि वो ऑसिलेशन कभी भी पूरा हो ही नहीं पाए, एक ऑसिलेशन भी कंप्लीट नहीं हो पाए, ठीक है। मतलब डैम्प पहले क्या कर रहा है, पार्टिकल पहले तो कंटिन्यूअसली सेम एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है। मान लो हम यहाँ से रिलीज करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन से, तो ऑसिलेशन ऐसे कंप्लीट होता है। अब मान लो डैम्पिंग फोर्सेज आ रहे हैं, तो पता चलता है कि इसका ऑसिलेशन तो हो रहा है, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे डिक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। यूँ समझाता हूँ, ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, ये डैम्पिंग के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। लेकिन लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर डैम्पिंग फोर्स बहुत ज्यादा है तो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी और कम होगी, मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगाएगा, बहुत धीरे 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 पास, अभी भी ऑसिलेशन होगा लेकिन टाइम पीरियड उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगेगा। क्रिटिकल क्रिटिकल डैम्पिंग वो कंडीशन होती है जहां पर हम बोलते हैं कि डैम्पिंग फोर्सेस इतने ज्यादा एक्ट कर रहे हैं कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उसे इनफाइनाइट टाइम लगेगा, कि उस टाइम में क्या होगा पता है, बिल्कुल विस्कस, ये जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था उसको बिल्कुल विस्कस लिक्विड में डाल दो, हनी के अंदर डाल दो, तो उसको थोड़ा कंप्रेस करके स्ट्रेच करोगे ना, तो वो एक भी ऑसिलेशन कर ही नहीं पाए, एक ही ऑसिलेशन करते करते उसे इनफाइनाइट टाइम लगेगा। ये क्रिटिकल डैम्पिंग कंडीशन होती है, ठीक। और अगर इससे भी ज्यादा तुम डैम्पिंग फोर्स कर दो तो वो तो एक साइकिल भी नहीं कंप्लीट कर पाए, उससे पहले ही कहीं धीरे धीरे जाके रुक जाएगा, ठीक। वो कहलाती है ओवर डैम्प्ड कंडीशन। क्रिटिकल डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग, और उससे पहले अगर ऑसिलेशन हो रहा है तो वो अंडर डैम्पिंग कंडीशन होती है। तो हम लोग ना डैम्पिंग फोर्सेस अप्लाई करते हैं बहुत सारी जगह पर जहाँ पर हमें ऑसिलेशन को मिनिमाइज करना होता है, ठीक है। ब्रिजेस हैं और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि ऑसिलेशन मिनिमाइज हो, तो वहाँ पर हम डैम्पिंग फोर्सेस इस तरह से रखते हैं कि एटलीस्ट क्रिटिकल डैम्पिंग की कंडीशन सेटिस्फाई हो। और क्रिटिकल डैम्पिंग की कंडीशन क्या होगी पता है, क्या होगी गेस करो। ये सॉल्यूशन में ये जो ओमेगा आ रहा है ना, ये जो ओमेगा है ये फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 0 होने की कंडीशन क्या होगी, फ्रीक्वेंसी 0 का मतलब समझ रहे हो ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, वैसे ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है लेकिन प्रोपोर्शनल है, एक साइकिल में, एक सेकंड में कितने साइकिल्स, ठीक है।
तो फ्रीक्वेंसी 0 का मतलब है कि एक भी साइकिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्रिटिकल कंडीशन है, क्रिटिकल डैम्पिंग कंडीशन। ये पता नहीं तुम्हारे सिलेबस में है या नहीं है क्रिटिकल डैम्पिंग वाला टर्म। यहाँ तक तो है, मुझे याद है। क्रिटिकल डैम्पिंग है या नहीं वो पता नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, अब आ ही गया तो। वो हम बोलेंगे अगर k अपॉन m की वैल्यू b अपॉन 2m, ठीक है, स्क्वायर की इक्वल हो गई है बिल्कुल, मतलब ये 0, इस टाइम में क्रिटिकली डैम्प बोलते हैं। और उस टाइम में b की वैल्यू जो है वो कितनी होगी पता है? b की वैल्यू कितनी होगी? बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, ये 4m स्क्वायर है, वो उधर जाएगा तो वो उधर जाएगा तो 4 k m के इक्वल हो जाएगा, और b की वैल्यू होगी √4 की। ये क्रिटिकल डैम्पिंग है, ठीक है। ठीक है, ये और अगर डैम्पिंग फोर्स इससे भी ज्यादा है, बी की वैल्यू अगर इससे भी ज्यादा है, तो उस टाइम में ओवर डैम्पिंग सिचुएशन होगी, और वो जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ना, वो हनी के अंदर जा रहा है, और वो इतना, मतलब इतने ज्यादा डैम्पिंग है कि वो एक साइकिल भी नहीं कंप्लीट कर पाएगा इनफाइनाइट टाइम तक, उसके बीच में ही कहीं जाकर के रुक जाएगा। ठीक है, ओके। और उस टाइम में तुम गेस कर सकते हो ओमेगा क्या होगी? ओमेगा नेगेटिव, नेगेटिव होनी ही चाहिए, √ नेगेटिव, मतलब ओमेगा डिफाइन नहीं हुआ क्योंकि ऑसिलेशन कंप्लीट ही नहीं हुआ। ठीक है, तो अब इसमें फोर्स्ड ऑसिलेशन है, टाइम हो चुका है, तो फोर्स्ड ऑसिलेशन हम डिस्कस कर लेंगे। एक काम करता हूँ, अभी डैम्प्ड ऑसिलेशन तक रहने देते हैं। फोर्स्ड ऑसिलेशन में एसी में ही जब डैम्पिंग और एलसी ऑसिलेशन ये सब डिस्कस करूंगा, तो वहां पे फोर्स्ड ऑसिलेशन वाला पॉइंट आएगा, तो वहीं पे मैं फोर्स्ड ऑसिलेशन, मैकेनिकल फोर्स्ड ऑसिलेशन और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में फोर्स्ड ऑसिलेशन रेजोनेंस वहीं पे डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, वरना अगर मूड हुआ तो पहले हम लोग नेक्स्ट क्लास में फोर्स्ड ऑसिलेशन डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग एसी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी इसको तुम लोग रिवाइज कर लेंगे। ओके।